बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ चार मेहमान, समीर चौगांवकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। फिर आप लोगों का बहुत स्वागत सर। बहुत सारी खबरों की बात हुई है। अब जरा अमेरिका और भारत के रिश्तों की बात कर लें, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। टैरिफ की धमकियां, भारत युद्ध करवा रहा है, रूस और यूक्रेन का यह आरोप, इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बना दिया है। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के लिहाज से। ट्रंप का यह फैसला एक सरप्राइज भी है, क्योंकि 2 दिन पहले तक किसी को नहीं मालूम था कि ट्रंप भारत में अपना राजदूत भेजने वाले हैं। अभी जो एरिक गारसेटी हैं, इनका कार्यकाल जनवरी फरवरी में इसी साल पूरा हो चुका है। तब से भारत के अंदर कोई एम्बेसडर नहीं था अमेरिका का। सोचिए, जब ये सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच तनाव वाले महीने गुजरे हैं, तो उनका कोई हमारे यहां नुमाइंदा ही नहीं था। लेकिन अब ये जिनको भेजा है, सर्जियो गोर, ये ट्रंप के खासम खास लोगों में है। और ये बात मतलब हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है एलन मस्क और ट्रंप के बीच झगड़ा कराने का, कि इनकी वजह से दोनों अलग हुए। इनको एलन मस्क ने स्नेक, सांप कहा था। इनकी वजह से उनके रिश्ते खराब हुए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। और अब ये दिल्ली में एम्बेसडर होंगे। इसके अलावा पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार संभालेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, सेंट्रल एशिया भी इसके अंदर होगा। तो साउथ एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और सेंट्रल एशिया मतलब अफगानिस्तान और उसके उधर का इलाका, तो उसके ये इंचार्ज हैं। अब इस सवाल इसमें यह है, इनके थोड़ी बहुत बातें मैं आपको और बता देता हूं। इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया था एलन मस्क की तरफ से ही, और इनको कहा गया था मनमौजी आदमी। सांप है, मनमौजी है, मन की करता है। डोनाल्ड ट्रंप इन पर क्यों इतना भरोसा करते हैं? इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन गए, तो जितने उनके सरकारी दफ्तर हैं, विभाग हैं, उनके अंदर भर्ती होती है। हमारी तरह वाला सिस्टम नहीं है कि सरकारी आदमी ही जाएगा, तो वहां अलग अलग लोगों को बैठाया इन्होंने। 4000 ऐसी नियुक्तियां इस आदमी ने कराई। यहाँ की भाषा में कहें लेटरल एंट्री 4000 लोगों की कराई। और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन से लेकर के अभी तक के बहुत खास आदमी, उनका जो पर्सनल ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, उसके डायरेक्टर हैं, वो चलाते हैं। उसका जो आपने लिखा ट्रंप साहब ने, वो भी तो देखिए। उन्होंने लिखा उनका अनाउंसमेंट पे कि सर्जियो इज माय ए ग्रेट फ्रेंड हु हैज बीन एट माय साइड फॉर मेनी इयर्स। ही वर्कड ऑन माय हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स, published my best-selling books, and ran one of the biggest super PACs which supported our movement. और उन्होंने लिखा भाई, बहुत मैं अनाउंसमेंट करते हुए भी खुश हो रहा हूँ कि ये बड़ी बात है और इस तरह से होगा। तो आप सोचिए, जो 2 देशों के बीच में जो अभी तनाव हो रहा है, उसके बीच में ट्रंप साहब अपने सबसे खास दोस्त को यहाँ पर ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो समझते हैं कि भारत को अब भी इम्पोर्टेंट समझते हैं। मतलब वो रिश्ते खराब करना इस लेवल तक नहीं चाहते कि ये खत्म ही हो जाए बात, क्योंकि सर्जियो, इसकी गोर की जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसडर के तौर पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। नहीं तो आप समझ रहे हैं ये रिश्ते सुधारने के लिए इनको भेजा जा रहा है? कोशिश ये होगी, मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं है कि कोई वो दबाव बनाएंगे यहाँ पर। इनके लिए जो वहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री ने, उनकी नियुक्ति पर इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सर्जियो गोर भारत के राजदूत बनाए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, ही विल बी एन एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आवर नेशन हैज इन द वर्ल्ड। भारत को वो कह रहे हैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है अमेरिका और भारत। अमेरिका मीडिया इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो है ब्लड ऑयल खरीद रहे हैं रूस से, इसीलिए ये कह रहे हैं कि सर अमेरिका मीडिया टैरिफ लगना चाहिए। गौर साहब को ट्रंप साहब का गेटकीपर कहता है। उनका कहना है कि बिना गेटकीपर, कहते हैं गौर साहब को, अमेरिका का मीडिया। अच्छा। वो कहते हैं कि बिना गौर साहब की परमिशन के कोई ट्रंप साहब से मिल नहीं सकता। वही तय करते हैं ट्रंप साहब से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। उनका पारिवारिक रिश्ता इतना अच्छा है कि ट्रंप साहब के जो बेटे हैं, ट्रंप जूनियर, उनके साथ एक बिजनेस पार्टनर है कई जगह, और एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू करी है जिसके अंदर ट्रंप के जितने स्पीच हुए, ट्रंप ने जितना बोला है, लिखा है, उसकी सारी किताबें ये पब्लिश कर रहे हैं। और ट्रंप टावर की कंपनी के भी एक डायरेक्टर बने हुए हैं। मैंने जो इंडियन एक्सपर्ट्स के कमेंट पढ़े इस नियुक्ति पर, कुछ लोगों ने कहा कि जो विजय जी कह रहे हैं कि ये शायद ट्रंप की कोशिश ये हो सकती है कि भाई अपना इतना खास और क्लोज आदमी भेजने की कि यार रिश्ते खराब हो रहे हैं, जाकर के ठीक करो। लेकिन इसमें दूसरा खतरा भी है कि अब एक तो ये कि भारत के पास भी एक जरिया बन गया सीधे ट्रंप तक अपनी बात पहुंचाने का, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा इनके एलन मस्क ने जो इनका किरदार बताया है, सांप कहना, इधर उधर की बातें, इधर की बात उधर करना, तो ये रिश्ता बिगाड़ भी सकते हैं।
इतना करीबी आदमी है ट्रम्प का। बिगड़ने खैर इतना रिश्ता बिगड़ चुका है, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? इसके बाद तो यही बिगड़ेगा फिर कि कूटनीतिक संबंधी खत्म हो जाए, वो तो स्थिति नहीं आने वाली है। मुझे लगता है इनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी होगी। ये चूंकि पाकिस्तान भी इनकी जिम्मे है, दक्षिण एशिया का एक तरह से इनको प्रभारी बना दिया गया है, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस करेंगे ये, क्योंकि पाकिस्तान को भी गले लगा रहा है अमेरिका, भारत से रिश्ते नहीं खराब करना चाहता है। तो ऐसे में ट्रंप को एक ऐसा आदमी चाहिए अपना जो दोनों को बैलेंस कर सके। लेकिन ये फिर इंडिया पाकिस्तान को जो हमें प्रॉब्लम होती है कि एक साथ एक सांस में दोनों का नाम लेना, हमें उससे बहुत दिक्कत है। लेंगे, इसको हाइफेनेशन करते हैं, हम कहते हैं। ये तो लेंगे, इसको आप रोक थोड़ी सकते हैं ना, हम रोक सकते हैं। नहीं, क्योंकि इनके जो पहले राजदूत थे वो बड़े समझदार थे, वो ऐसी बात नहीं कहते थे। वो पुरानी प्रॉब्लम ये है ना कि एलन मस्क का एक पर्सनल इशू है ना। बताइए, ये नियुक्ति भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर है। और जो लोग इसको देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान एक लाइन में बोलने लगेंगे या दूसरी चीजें, वो एक आशंका है। रिश्ते खराब करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर्याप्त हैं, उनको किसी सर्जियो गोर की जरूरत नहीं है। वो पर्याप्त हैं, वो मूडी आदमी है। और ट्रंप से ज्यादा मनमौजी कौन होगा, जिसने एलन मस्क और गोर दोनों को अपना राइट लेफ्ट हैंड बना रखा था। एलन मस्क से जब झगड़े की बात करते हैं तो दोनों का आपसी ईगो क्लैश है, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई जो किंग है उसके साथ ज्यादा लॉयल्टी किसकी, ये मसला है। लेकिन ये गोर कई मामलों में, अब चूंकि इनका नाम ही गोर है, गोरशिक्यू का गोर हुआ है, यानी रशियन मूल के हैं, उज्बेकिस्तान में पैदा हुए। और भारत को लेकर दुनिया में जो समझ है वो अमेरिकियों को भी समझ है। ट्रंप अपने निजी ईगो की वजह से फंस गए हैं, तो अब रास्ता खोज रहे हैं। ये वो रास्ता है जो भारत और अमेरिका का रिश्ता सुधार सकता है। लेकिन क्यों संदेह होता है? FBI ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे, जॉन बोल्टन, शायद उनका छापा FBI की रेड करा दी भाई। और उनका जो आखिरी इंटरव्यू था वो भारत के पत्रकारों को था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रिश्ते खराब कर रहे हैं ट्रंप भारत से, लेकिन ये आम अमेरिकी की सोच नहीं है, वो एंटी इंडिया नहीं है, और ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। इससे साबित होता है जिस तरीके से उन्होंने भारत के साथ रिश्ता खराब किया। और इनके अगले दिन इनके घर पे रेड हो गई। दिल्ली में गोर साहब बैठेंगे तो कई बार आपके आसपास से भी कई चीजें आती हैं, यहाँ के इंटेलिजेंस, यहाँ के उनके लोग जो समझाएंगे तो वो भी अब प्रभाव डाले। सर मेरी बात रह जाएगी एक लाइन में, ये भारत पाकिस्तान के में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं जो क्लैश हो रहे हैं उनकी हिफाजत करेंगे, इसलिए ट्रंप ने भेजा इनको। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये सबसे विश्वस्त आदमी। चलिए, अब आपको मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनाता हूं। और भारत में किसी ने इस पूरे विवाद के बीच पिछले 3-4 महीनों में ऐसी बात खुल के कभी नहीं कही जो उन्होंने कही अमेरिका को लेकर के, ट्रंप को लेकर के और हमारे उनके रिश्तों को लेकर के। सुनिए। Well, we've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. So I think we got to understand, before I come to India, US, that the President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. Look, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. And people do talk to each other. It's not like there's a kutti there. So look. मजेदार बात कह रहे हैं जयशंकर साहब ने कि हमारी कोई अमेरिका से कुट्टी नहीं हुई है, मतलब हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे। ना कि ट्रेड टॉक रुकी हुई है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रेड टॉक्स बंद हो गई हैं या नहीं करेंगे, हम कोई कुट्टी नहीं है हमारी अमेरिका से। लेकिन इससे उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि रिश्तों में बर्फ तो जमी हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा ट्रंप को लेकर के कि, और ये प्रॉब्लम है एक तरीके से हमारी, कि उन्होंने कहा कि वो इतनी पब्लिकली अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, ऐसा आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। और यही प्रॉब्लम है। नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिप्लोमेसी में होता ही नहीं है, ओपनली इस तरह से नहीं चलता। जिस बात को लेकर हमारे बहुत सारे मित्र लोग इस बात पर करते रहेंगे, मोदी जी ने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, जो क्या पहलगाम के सीज फायर को लेकर कि वो बोल रहे हैं, और उस पर प्रधानमंत्री ने। आमतौर पर डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं किया जा सकता, जो इसका जिक्र विदेश मंत्री भी कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह से आप डिप्लोमेसी को कर रहे हैं। वहाँ डिप्लोमेसी में जिस बात का विनोद जी ने एक दिन जिक्र किया था, यस मतलब मे और मे मतलब नो, और नो होता नहीं है।
है ना। नहीं तो इन्होंने ये भी तो कह दी, मतलब इनकी बात से समझ में आ गया ना कि रिश्ते तो अभी थोड़े वो खराब तो हैं ही, खट्टे हो रहे हैं। लेकिन खट्टे होने का मतलब खत्म नहीं किए जाते ना, खट्टे होते हैं ये तो भी ठीक बोल है। ही दिया उन्होंने। हाँ। अब सर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर कल से जो बहुत गर्म है वो ये है कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। ये बात तो ठीक है, उनके भी विदेश मंत्री आए थे अभी 28 तारीख को, 28 को नहीं सर, चीन जाएंगे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री, हमारे उनके बीच व्यापार शुरू हो गया है, सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है, मानसरोवर की यात्रा शुरू हो चुकी है। चीन ने कहा आपके साथ भारत के साथ बड़ा गलत कर रहा है अमेरिका टैरिफ लगा करके, वो बुली है, उसको जवाब देंगे, हम लोग मिलकर जवाब देंगे और व्यापार के लिए हमारे देश का बाजार आपके लिए खुला हुआ है। तो चीन ने ऐसी गलबैयां तो हमारे साथ दशकों से नहीं की हैं, वो इतना अब हमारे से इतना क्यों गले मिल रहा है। इस सब के बीच ये खबर आई कल कि टिकटॉक, अमेरिकी ऐप, दुनिया भर में बहुत मशहूर, वो टिकटॉक जिसे 5 साल पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था, उसके चालू होने की, फिर से शुरू होने की खबर बहुत तेजी से कल शाम को और रात को फैली। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर मोदी सरकार को घेरने के लिए एक लिखा कि वो हेडलाइन मैनेज करने के लिए टिकटॉक को उन्होंने तब बैन किया था और अब जिनपिंग के साथ लप्पो झप्पो कर रहे हैं और टिकटॉक को अब अनब्लॉक कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्या हुआ पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, जिस तरीके से चीन ने उसका साथ दिया, हम उसको भूल गए क्या इतनी जल्दी, हमने अपनी शहादत का सौदा कर लिया। तो ये विवाद चला। कुछ लोगों ने कहा कि वेबसाइट ओपन भी हो रही है टिकटॉक की, लेकिन आज इसका क्लैरिफिकेशन आ गया भारत सरकार की तरफ से कि टिकटॉक पर किसी प्रकार की लीनियंसी या टिकटॉक को दोबारा शुरू करने की कोई कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया। फिर सवाल ये कि अचानक ये अफवाह उड़ी क्यों, और क्या इस बैकलैश के बाद सरकार ने जो कदम उठाने जा रही थी वो कदम वापस खींच लिया? क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? नहीं, पहली बात तो ये कि मैं जब एक खबर आई थी तब से देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो iOS पर उसमें कभी टिकटॉक नहीं है। नहीं, मैंने भी देखा, मेरे फोन पे तो वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी। मैंने इसीलिए देखा, तो दोनों ही देखा, तो दोनों ही, कल भी मैंने देखा था तब भी नहीं आया था। एक ये और एक अली एक्सप्रेस करके कुछ, अली प्रेस ऐसे कुछ, शायद अलीबाबा वाली, वो शायद जैक मागी कंपनी, वो अमेजॉन का एक तरह से कहें कंपटीटर है। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। सीधी सी बात है, भारत का अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या तो यूएस का प्लेटफॉर्म है या चाइना का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या फिर हम जिसको कहते हैं ना कि वो एंटरटेनमेंट और दूसरे क्रिएशन में है। ये रणनीतिक तौर पर भी हो सकता है कि भारत ये दबाव बनाए और जो कंपनियां हैं, जैसे अमेजॉन यहां बहुत बड़ा पार्टनर हो गया है, वो दबाव बनाए, यूट्यूब बड़ा दबाव बनाए, मेटा फेसबुक बनाने वाली कंपनी वो बड़ा दबाव बनाए। एक ये नजरिया हो सकता है। दूसरा मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा धीरे धीरे रेमना वाले अंदाज में चलें तो अच्छा रहेगा। चीन इतना भरोसे के लायक है नहीं, और उसने अगर कह दिया है कि भाई अमेरिका नहीं ले रहा है तो चलो ठीक है, रशिया ने कहा था, चाइना ने अगर कहा तो हमें तुरंत कहना चाहिए $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे, उसका रास्ता निकालते हैं। आपने व्यापार शुरू कर दिया ना चीन से? नहीं, व्यापार शुरू किया उसने, तो फिर ऐप ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, ऐप ने बिगाड़ा है ना, क्योंकि आप रणनीतिक तौर पर इसको बंद किए थे। इसको सिर्फ देखिए, ये चीजें सिर्फ इतना भर नहीं था कि इससे कारोबार करके ले जा रहे थे, ये सीधे सीधे आपके लोगों को प्रभावित करने का मसला था। कारोबार में तो आप सामान लेते हैं, यहां जब विचार लेने लगते हैं, आपके आइडिया आने लगते हैं, आपके ऊपर कोई कंटेंट थोपा जाने लगता है, और कंटेंट ऐसा नहीं, दूसरे भी कंटेंट ही थोप रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिकन जो साइट है वो आएगी तो कंटेंट नहीं थोपेगी। तो ये रणनीतिक था। मुझे लगता है थोड़ा समय लेना चाहिए, देखना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर उन्होंने शुरू किया, एकदम ठीक बात है, बड़ा स्वागत, आजकल हिंदी बोलने लगे हैं सारे चाइनीज मैंडरिन छोड़ के, लेकिन जब इतनी तेजी में कोई रंग बदले तो थोड़ा सतर्क ज्यादा। अगर सोच भी रहे थे इस तरफ तो ना सोचें, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, समीर जी आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से टिकटॉक को शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी विदेश मंत्री जी का जो बयान दिखा रहे थे कि भाई अभी अमेरिका के साथ संबंध बहुत नॉर्मल नहीं है, मतलब जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने कहा कि कुट्टी नहीं हुई है, कुट्टी तो खैर अमेरिका से किसी की भी नहीं है, रशिया की भी कुट्टी नहीं है। आज तो पुतिन ने भी ट्रंप साहब की तारीफ की है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारत के साथ एक मजबूरी है कि भाई जब अमेरिका से आपके रिश्ते बहुत नॉर्मल नहीं है, खराब होते जा रहे हैं, तो आपको चीन के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे, और चीन की भी मजबूरी है कि अमेरिका से संबंध खराब हो रहा है तो भारत से रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। अब जब भारत और चीन साथ में आ रहे हैं तो आज नहीं तो कल टिकटॉक से बैन हटेगा। ये लंबे समय तक बैन नहीं रहेगा। जब अभी व्यवसाय शुरू हुआ है, आने वाले में जब थोड़ा संबंध नॉर्मल होंगे, तो देखा था जिस समय पाकिस्तान ने कुछ लोगों के ट्विटर अकाउंट खोल दिए थे, जब हल्ला मचा तो फिर बैन कर दिए गए थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से होगा। अभी सरकार ने शुरू नहीं किया है, लेकिन तय मानना आने वाले समय में टिकटॉक का अकाउंट सरकार को खोलना पड़ेगा। अब जरा हम उस युद्ध की बात कर ले जिसके लिए हमें भारत को तोहमत दे रहे हैं ट्रंप, यूक्रेन और रूस की। तो उसमें अपडेट जो आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। ये रिपोर्ट किया गया कि ट्रंप ने ये कहा कि दुश्मन पर सीधा हमला किए बगैर युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता है। मतलब
वो ये कह रहे हैं कि अगर जब तक अमेरिका सीधे रूस से नहीं लड़ेगा तब तक ये लड़ाई यूक्रेन नहीं जीत सकता। उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन ये कह देना भी बड़ी बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि सीधे रूस पर हमला किए बगैर युद्ध नहीं खत्म होगा। यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन कह रहा है साहब आप उससे बात कर रहे हो, वो मेरे पे इस साल के सबसे बड़े हमलों में से एक कर डाला उसने मेरे ऊपर। वो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुतिन को ये लगता है कि अगर बहुत जल्द ये मामला सीज फायर की तरफ बढ़ने वाला है तो उसमें कितने भी दिन हो, ज्यादा से ज्यादा एज हासिल करो लड़ाई के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर अपना कब्जा जमाओ। वो अब पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है मुझे नेटो में नहीं लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नेटो जैसी सेफ्टी गारंटी चाहिए। वो एक क्लॉज 5 है उनका, आर्टिकल 5 कि अगर एक नेटो के एक सदस्य पे हमला होगा तो वो सारे सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो वो कह रहा है, यूक्रेन कह रहा है मुझे ऐसी गारंटी चाहिए और ट्रंप उसके लिए तैयार है। नेटो के चीफ ने यह कहा है कि पहले हम आपकी सेना को मजबूत करेंगे, आपको बहुत सारे हथियार देंगे और दूसरा कदम यह होगा कि हम आपको एक सेफ्टी गारंटी देंगे और यह सेफ्टी गारंटी ऐसी होगी जिसको पुतिन चाह के भी कभी वायलेट नहीं कर पाए। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे? वो ज़ेलेंस्की ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नियति नहीं है शांति की, पुतिन की, और वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप साहब की तो नीयत है ना, अभी अलास्का में मिले और फिर कह रहे कि सीधा युद्ध करना चाहिए। ये बोला उन्होंने? नहीं तो आप बोला, ट्रंप साहब ने पूछ रहे नीयत पुतिन साहब की है। उनकी नीयत तो पहले से युद्ध पर चली, तो जंग नहीं रोक रहे ना। नहीं वो तो नहीं रोक रहे, लेकिन जो बातचीत के लिए बुलाया था, जो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो अगले दिन फिर ये कहेंगे तो कैसे चलेगा? सर हमारा इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में, ये लड़ाई रुक रही है कि नहीं? हाँ, इंटरेस्ट इस बात में है कि, और रुकेगा तो इंटरेस्ट अब ये सीधे हमसे जुड़ गई है। सीधे हमसे जुड़ गई है और ट्रंप साहब ने तो उसको जोड़ ही दिया किसी भी तरह से, तो रुक जाएगी तो बेहतर है। वैसे भी सीधी नहीं भी होती तब भी बेहतर होता है कि युद्ध रुक जाए। लेकिन ट्रंप साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जितना मजबूत युद्ध होता है ना, उतना मजबूत सीज फायर होता है और अपने पक्ष में होता है। अभी हमने यहाँ पर भी देखा पहलगाम में भी कि जिस तरह से हमने हमला किया उसके बाद वो सीज फायर जो हुआ, तो पुतिन यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। युद्ध के एक डोमिनेट करो और फिर डोमिनेट किए बिना सीज फायर का भी कोई मायने लड़ाई नहीं रुकेगी। नहीं, मैं सहमत हूँ अपने दोनों मित्रों की बातों से। ये कहा एक सिद्धांत है कि समझौते की मेज पर तब बैठो जब सामने वाली कनपटी पर आपकी रिवॉल्वर तनी हो, तब समझौता ज़्यादा बेहतर होता है। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, हमारी कनपटी, उनकी कनपटी पर हमने रिवॉल्वर तान दी थी अपनी भारतीय सेनाओं ने, और पुतिन भी वही कर रहे हैं। और पुतिन तो खुद क्योंकि इतने वो राष्ट्रपति तो आप बने हैं, उसके पहले तो केजीबी के वो थे और उन्हें मालूम है वो सोवियत संघ की लेगेसी को ढो रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं आगे कि बिल्कुल गर्दन पे जकड़ मजबूत कर लो, तब समझौते के टेबल लड़ाई रुकेगी तभी तो हमसे हमारे ऊपर से वो 25% हटेगा। देखिए वो तो बात हटेगा कि नहीं हटेगा तो ट्रंप साहब जाने, ट्रंप साहब को कोई भरोसा नहीं, हो सकता है लड़ाई रहते भी हटा दें, हो सकता है तब भी ना हटाएं, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई रुकनी चाहिए, वो बहुत यूक्रेन के भी इंटरेस्ट में है, दुनिया के इंटरेस्ट में है, और बहुत सारी, मतलब कितने लोगों को मारेंगे आप भाई? जिस तरह से लड़ाई में लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, यूक्रेन जैसा खूबसूरत देश बर्बाद हो गया इस युद्ध के चक्कर में चलते। रूस का जो भी नुकसान हुआ है सबका हुआ। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जो बयान दिया, मैं उसकी बात कि एक तो ट्रंप ने मैसेज दिया नेटो को भी और रूस को भी कि भाई क्या चाहते हो कि लड़ाई में सीधा हम कूदें, मतलब दुश्मन को खत्म करने के लिए सबसे तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि अमेरिका सीधे ना, यानी आप क्या चाहते हो कि सीधे अमेरिका कूदे? अमेरिका के कूदने का मतलब फिर कितना एस्केलेट होगा वॉर, क्योंकि रूस भी, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, बड़े देश हैं, कोई रूस ईरान तो है नहीं। ठीक है सर, कोई अंदेशा मिल रहा है कि लड़ाई जल्द रुकेगी या नहीं? मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है। जब तक दोनों के अपने स्वार्थ, मतलब जो मांगे वो नहीं मांगी जाएगी। 3 साल युद्ध लड़ते हुए न पुतिन कदम पीछे खींच सकते हैं, न जेलेंस्की इस समय अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। और जो पुतिन की मांगे कि भाई जो 5 प्रांत मैंने ले लिए, 22% हिस्सा ले लिया, उसे मान्यता दे दे अमेरिका, जो किसी भी स्थिति में जेलेंस्की के लिए स्वीकार नहीं होगा। नाटो के अंदर उसकी मान्यता देना यह पुतिन को स्वीकार नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये फिलहाल बहुत मुश्किल है। अब जो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई सीधे अगर मैं कूदूंगा या वो दूसरा रास्ता निकालते तभी होगा, फिलहाल मुझे लग रहा है कि लड़ाई रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट्स जैसे उनका राजदूत हमारे यहाँ नियुक्त हो जाना, और ट्रंप ये प्रयास तो कर ही रहे हैं कि लड़ाई रुके, तो वो भी भारत के लिए पक्ष में जाएगी बात। आज समय इतना ही था।